अस्सलाम वालेकुम। और जो हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं, पहले लेक्चर से जो हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन एक्ट्स को ख़त्म करने जा रहे हैं, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस जो हमारा है वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। 1947 तक हमें पढ़ना है, उसके बाद 1947 भी हमें पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया का क्या था उस टाइम जब इंडिपेंडेंट हो गया था इंडिया। ठीक है, लेकिन भी उधर तक टाइम है। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसे हम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, ये तो हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि 1919 के अंडर क्या था, इसका क्रिटिसिज्म क्या था, वगैरह वगैरह क्या था। लेकिन 1919 के बाद क्या हुआ और 1919 में ही क्या डिस्कस हुआ था, ये हम देखेंगे। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि इंडिया में एक चीज बहुत ही बढ़िया ये चीज थी कि वो परसिस्टेंट डिमांड कर रहे थे कुछ चीजों के लिए। यानी इंडिया जो है वो क्या करती थी, परसिस्टेंट यानी कॉन्टिन्यूअस डिमांड करती थी किसी चीज के लिए। वो भी हम अभी पढ़ेंगे कि किस चीजों के लिए इंडिया डिमांड करती थी। परसिस्टेंट डिमांड थी यहां पर हिंदुस्तान में। तो जब परसिस्टेंट डिमांड जब थी, लेकिन किस चीज के लिए थी, फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें फ्यूचर रिफॉर्म्स चाहिए, हमें चेंजेस चाहिए, यहां का जो सिस्टम है हमें उसमें चेंजेस चाहिए। ओके, तो कंटिन्यूअसली इंडिया डिमांड करती थी, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट डिमांड। किस चीज के लिए, फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए। और इसमें अगर इसमें हम देखते हैं कि 1919 में ही क्या हुआ था, चलो ठीक है, ये तो डिमांड थी हिंदुस्तान की, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, यहाँ के लीडर्स की डिमांड थी, जो डिफरेंट पार्टीज यहां पर थी उन लीडर्स की डिमांड थी। चाहे वो मुस्लिम लीग की बात आप करेंगे, चाहे आप कांग्रेस की बात करेंगे, चाहे आप बाकी छोटी छोटी पार्टीज की बारे में बात अगर करेंगे, तो सारे लोगों की डिमांड क्या थी कि यहां पर रिफॉर्म्स होने चाहिए। पर्टिकुलरली अगर मैं लोगों की बात नहीं करूं तो मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं। ठीक है, वो सारे क्या चाहते, परसिस्टेंट डिमांड, यानी फ्यूचर में हमें क्या चाहते, चेंजेस चाहते। इसमें क्या हुआ, इसमें ये चीज हुई कि 1919 में ही ये चीज तय की गई थी कि हम एक चीज करेंगे इस डिमांड की वजह से भी। और 1919 में क्या हुआ था, 1919 में और एक चीज होगी कि हम एक कमीशन बनाएंगे, इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है भाई, हम स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, हम इसके 10 साल बाद बनाएंगे, आफ्टर 10 ईयर्स। कब, आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आज 1919 है तो 10 साल के बाद क्या होगा, 1919 को ऐड करो 10 साल तो कितने हो गए, 1929। यानी 1929 में हम क्या करेंगे, हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टैट्यूटरी कमीशन। वो स्टैट्यूटरी कमीशन क्या करेगी, हां, जिसको हम आज कहते हैं, या उस वक्त से हम कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। क्या कहते हैं इसको, साइमन। पहले हम यही चीज सीखेंगे, बेसिक या फैक्चुअल पॉइंट हम सीखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या था। स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे, साइमन कमीशन जिसको हम कहते हैं। साइमन कमीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उसका चेयरमैन था, ये तो आपने हर जगह पढ़ा है, उसका नाम था सर जॉन साइमन। इसी चेयरमैन के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। ओके, ये कब बना, क्या ईयर था, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो एक्ट है इसने प्रोवाइड किया एक कमीशन हम अपॉइंट करेंगे, लेकिन 10 साल के बाद करेंगे, दैट इज 1929। इसमें हम एक कमीशन बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, जो स्टडी करेगा प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। क्या, जो स्टडी करेगा, इसका काम क्या था, स्टडी करेगा, स्टडी ऑफ गवर्नेंस स्कीम्स। एक चीज ये थी कि ये स्टडी करेगी, स्टडी ऑफ व्हाट, गवर्नेंस स्कीम स्टडी करेगी, और सजेस्ट करेगी न्यू स्टेप्स। सजेस्ट क्या करेगी, सजेस्ट न्यू स्टेप्स। याद रखना दो चीजें, एक गवर्नेंस स्कीम्स जो है वो स्टडी करेगी, और नए स्टेप्स सजेस्ट करेगी इंडिया के लिए, जो यहां पर उस वक्त इंडिया था, जैसा था, किसके अंडर था, कितना कंट्रोल में था, उसके लिए नए स्टेप्स को क्या किया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो है, ये व्हाइट कमीशन था। व्हाइट कमीशन का मतलब है, ये क्या था, ये एक व्हाइट कमीशन था। ठीक है, व्हाइट कमीशन का मतलब है इसमें 7 मेंबर्स थे, ऑल वेयर फॉरेनर्स, यानी सारे बाहर के थे,
हिंदुस्तान का कोई भी इसमें एंटर नहीं कर सकता था, यानी इसमें नो इंडियन वाज अलाउड टू बी एज ए रिप्रेजेंटेटिव और टू बी ए मेंबर ऑफ दिस कमीशन। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसको हम इसलिए व्हाइट कमीशन कहते हैं। 7 मेंबर्स का था विद चेयरमैन सर जॉन साइमन, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा, जो मैंने आपको अभी बोला। लेकिन ये सारे के सारे बाहर के थे। नो इंडियन वाज अलाउड टू बी द मेंबर ऑफ दिस कमीशन। ओके, जब यहां पर साइमन कमीशन को इसको चेयरमैन बनाया था, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चलो ठीक है, कि उस वक्त जब साइमन कमीशन बनाया गया था, यहां पर उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, करेंगे, फिर जब बनाया, कब बनाया वो भी मैं आपको बोलूंगा, लेकिन किसके अंडर, किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, ये चीज़ें हुई थी कि हम इसको करेंगे, वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त। तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन है, आप मुझे ये बोलेंगे, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो उस वक्त जो वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्टैनली बाल्डविन। क्या? स्टैनली बाल्डविन। स्टैनली बाल्डविन। स्टैनली बाल्डविन क्या थी? प्राइम मिनिस्टरशिप थी जिस वक्त ये व्हाइट कमीशन बनाया गया था। ओके, अब कब बनाया गया था ये हम देखते हैं। याद रखें, इस डेट को याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ऑन 8th ऑफ नवंबर, याद रखना, ऑन 8th ऑफ नवंबर 1927। अब आप कहोगे सर आपने ये भी कहा कि 10 साल के बाद हम करेंगे, दैट इज 1929, लेकिन फिर क्या जरूरत थी 1927 में ही? अभी तो 2 साल थे, देयर इज अ गैप ऑफ 2 years, है ना? अरे इनको करना था, इसके बाद 10 साल के बाद हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। लेकिन उन्होंने कब बनाया यहां पर अभी नहीं आया, अभी पहले उन लोगों ने वहां पर बनाया, उसको वहां पर पास किया। हाँ, कब बनाया? 8 नवंबर 1927 को। तो 2 साल पहले की बात है, यानी 2 साल पहले ही बनाया, जबकि 1929 में बनाना था। ये भी मैं आपको बोलूंगा कि इसके लिए क्या रीजन थे। ओके ओके, लेकिन जब ये कमीशन यहां पर आया, मैंने आपको भी बोला कि गवर्नेंस स्कीम्स देखने थे, नए सेटअप्स सजेस्ट करने थे। जो ही 1927 में आया तो इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं क्या करूंगा। उसने जब इसको यहां पर भेजा तो उसने ये देखा था कि वेदर इंडिया वाज रेडी फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वेदर India was ready for constitutional reforms। क्या इंडिया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए रेडी है? एंड ऑन व्हाट लाइंस, किन लाइंस पर ये रेडी है? क्या इंडिया रेडी है और किन लाइंस पर ये रेडी है? कौन? इंडिया। इसी के लिए 8 नवंबर 1927 में वहां पर कमीशन बनाया गया था, इसको यहां पर भेजना था। तो क्या देखना था? क्या इंडिया रेडी है? वेदर इंडिया इज रेडी फॉर व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड क्या? ऑन व्हाट लाइंस, किन लाइंस पर इंडिया काम करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ था असल में? जो 1929 वाज द पीरियड, ठीक है, लेकिन बन गया कब? 1927 में। तो क्या मसला था? असल में ये था, इसका रीज़न ये है कि 1929 में क्यों नहीं आया। तो रीज़न ये था क्योंकि उस वक्त जो पार्टी वहाँ पर थी, जो रूल कर रही थी, उस पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। ओके, जो यहाँ पर स्टैट्यूटरी कमीशन वगैरह वगैरह 1919 एक्ट जो है, उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी थी वहाँ पर। ये भी याद रखना कि कौन सी पार्टी वहाँ पर थी? कंजर्वेटिव पार्टी थी। ये जो बाल्डविन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंजर्वेटिव पार्टी का ही था। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1929 में अगर बनाना था तो 1927 में ही क्यों बनाया गया था? क्योंकि इलेक्शन जो हैं दे वर अबाउट टू हेल्ड इन 1929 में इलेक्शन होने वाले थे।
1929 में इलेक्शंस होने वाले थे, कंजर्वेटिव पावर में थी 1929 में, और नया इलेक्शन होने वाला था, और 1929 में ही स्टैट्यूटरी कमीशन बना था, लेकिन बन गया 2 साल पहले ही। तो क्यों बन गया 2 साल पहले? क्योंकि उस वक्त इट वॉज इमिनेंट, इट वॉज 100% श्योर। क्या? इट वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब 100% श्योर वॉज क्या? ये 100% श्योर था कि लेबर पार्टी विल कम इनटू पावर। क्या? लेबर पार्टी जो है वो क्या करेगी? वो पावर में आएगी। क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी को भी पता चला कि हमसे बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, हाँ, कि जिसकी वजह से हमें जो आने वाला इलेक्शन है 1921 में, हम 29 में जो आने वाला इलेक्शन है उसमें हम हार जाएंगे। एंड इट वाज इमिनेंट। उनको पता चला कि 1929 में और एक पार्टी आएगी, एंड दे डोंट वांट टू टेक द डिसीजन ऑफ इंडिया इन द हैंड्स ऑफ कॉल्ड लेबर पार्टी। इन्हें वो नहीं चाहते थे कि लेबर पार्टी हिंदुस्तान का डिसीजन करेगी। ओके, सो लेबर पार्टी नहीं चाहिए ना, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती कि लेबर पार्टी डिस्कस करेगी। इसीलिए यही था रीजन कि 1929 में अगर हमने इलेक्शन किया, पावर में लेबर पार्टी आएगी, फिर वो डिसाइड करेगी कि उनके साथ क्या करना है। इसलिए बेहतर यही है कि 1929 से पहले ही, उनके पावर में आने से पहले ही क्या होना होगा कि हम उसको बनाएंगे। तो 1927 में इसीलिए साइमन कमीशन बनाया गया था, जबकि उसको इस साल में आना था। ओके, क्योंकि लेबर पार्टी वाज अबाउट टू विन, क्योंकि उनको 100% श्योर था कि लेबर पार्टी पावर में आने वाली है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द बैकग्राउंड कि 1929 में क्यों नहीं आया, जबकि पीरियड यही था 1927 में ही क्यों आया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस वगैरह वगैरह जो इसमें डिस्कस हुई थी, वो हम नहीं चाहते हैं कि कल लेबर पार्टी आएगी और वही डिसाइड करेगी और उनको क्रेडिट मिलेगा और हम पीछे रह जाएंगे, हाँ, हमारे क्रिटिसिज्म और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उन लोगों ने 1927 में ही इसको पास किया। ओके, अब फर्स्ट नंबर ये बनाया गया था 8 नवंबर को, बिल को बनाया गया था 8 नवंबर को, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कब अनाउंस किया, याद रखना, ऑन 1 नवंबर 1927। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, उसने अनाउंस किया, याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया कि हमें क्या करना है, हमें स्टैट्यूटरी कमीशन बनाना है। फिर 8 नवंबर में वो आ गया। तो फिर क्या हुआ, जो ही ये वहां पर बना कि हम क्या करेंगे इंडिया के साथ, जो ही ये वहां पर बना, क्योंकि 1929 में आना था, अभी 1927 में ही आया, जो ही वहां पर ये बना, तो यहां पर क्या रिएक्शन थी, रिएक्शन। चलो, 1 नवंबर को उन लोगों ने अनाउंस किया, 8 नवंबर को उन्होंने वहां पर ये पास किया, वहां पर ये भी हिंदुस्तान नहीं आया, लेकिन उस टाइम पर यहां पर क्या रिएक्शन थी, यहां पर लोगों ने क्या किया, यहां पर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, यहां पर और जो बाकी पार्टीज है उन लोगों ने यहां पर क्या किया, ठीक है। तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन क्या थी, सबसे पहले कि ये वहां पर बन गया, यहां पर क्या हुआ, रिएक्शन था जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको अपोज किया। याद रखिए, जितने भी यहां पर पॉलिटिकल पार्टी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, हाँ, मुस्लिम लीग, उसकी बात हम अभी करेंगे, तो वो उन लोगों ने, उन पार्टीज ने, सबों ने क्या किया, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सारे पार्टीज ने इसको ऑलमोस्ट अपोज किया कि यहां पर ये चीजें नहीं चलेंगी। क्या, क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था इंडिया का। वो खुद डिसाइड करेंगे हमारे बारे में, वो खुद वहां से डिसाइड करेंगे यहां पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होगा, आगे क्या होना चाहिए। तो इंडिया को रिप्रेजेंट लेने के बगैर वो खुद डिसाइड करेंगे, इसीलिए इंडिया ने इसको अपोज किया। तो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, जब इंडिया का नो रिप्रेजेंटेटिव था, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक प्रिंसिपल है, यानी वायोलेंस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन की क्या है, वायोलेंस है, अगर इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं होगा। इसीलिए यहां के पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको क्या किया, इसको अपोज किया, इसको रिजेक्ट किया, नहीं माना, ठीक है, बाइकआउट किया, ठीक है। ओके, कांग्रेस रेस्पॉन्स क्या था?
अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस रेस्पॉन्स क्या था, कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जब कांग्रेस का उसी साल में नहीं मद्रास में सेशन हुआ था, मद्रास में सेशन हुआ था, कांग्रेस सेशन जो दिसंबर में हुआ था 1927 में ही, 1927 में सेशन हुआ था, जिसको हम कहते हैं मद्रास सेशन। किसका हुआ था? कांग्रेस सेशन का, ठीक है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि किस के अंडर ये हुआ था। ये हुआ था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ M.A. अंसारी, याद रखना, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ M.A. अंसारी, ठीक है। मद्रास में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट M.A. अंसारी था, तो उसने भी इसको रिजेक्ट किया। कांग्रेस ने इस सेशन में ही रिजेक्ट किया जो हुआ था दिसंबर 1927 में, ओके। तो अंसारी ने क्या कहा? इट शुड बी डिसाइड टू बाइकॉट। क्या कहा? बाइकॉट, हम इसको बाइकॉट करेंगे। और उसने एक अच्छी लाइन बोली है। वो लाइन क्या है? उसने बोला एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म, एट एवरी स्टेज एंड एट एवरी फॉर्म। याद रखना, दिस इज वेरी इनवर्टेड कामाज में इसको लिखना, क्योंकि खुद अंसारी ने कहा था हम एवरी स्टेज एंड एट एवरी फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे? इसको बाइकॉट ही करेंगे। इसका मानना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कुछ मानना है इसका, ठीक है। हर किसी स्टेज पर, हर किसी फॉर्म में हम इसको बाइकॉट करेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये है वायलेंस ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के खिलाफ है ये, ओके, जो हमसे वादा किया गया था। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करेंगे, मुस्लिम लीग का थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट था कांग्रेस से। लेकिन मुस्लिम लीग का जो है, क्योंकि हर किसी पार्टी का अपना अपना अप्रोच होता है, इट इज़ नॉट कि नेसेसरी कि हर किसी पार्टी का ये अप्रोच जो है वो सेम होगा, बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, एक पार्टी अपोजिट में आती है, एक पार्टी बिल्कुल बाहर जाती है, क्योंकि हर किसी का अप्रोच अलग अलग होता है। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया है, इसमें को मैं दो चीज़ें में डिवाइड करूंगा। एक सेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ था हुआ था? कलकत्ता में, जो अंडर हुआ था जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसके अंडर में सेशन हुआ था। दूसरा सेशन जो है, याद रखना, एक सेशन हुआ था कलकत्ता में जो जिन्ना के अंडर हुआ था, उसने इसको अपोज किया। उसने कहा कि नहीं, हम इस बिल को नहीं मानेंगे, हम इस कमीशन को नहीं मानेंगे, जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन, ओके, अपोज किया था। दूसरा था लाहौर सेशन। दूसरा सेशन क्या था? लाहौर में वो था एम शफी, मोहम्मद शफी के अंडर था। मोहम्मद शफी ने जब लाहौर सेशन के अंडर, जो लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का अंडर मोहम्मद शफी, उसने कहा कि हम इसको नॉट टू बी बॉयकॉटेड। हम इसको क्यों करेंगे बाइकआउट? हम इसको बाइकआउट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखना, जिन्ना ने कहा था हम इसको अपोज करेंगे। किस सेशन में कहा था? कलकत्ता सेशन में। लेकिन मोहम्मद शफी ने कहा कि नहीं, हम इसको अपोज क्यों करेंगे? किस सेशन में? लाहौर सेशन में, ठीक है। नॉट टू बी, ये नॉट है, नॉट टू बी बाइकॉटेड। हम इसको बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम देखेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, उसके अलावा क्या था? और भी जो पार्टी जो इंडिया में थी, जैसे कि यूनियनिस्ट पार्टी है, हाँ, पंजाब पार्टी है, उन पार्टीज ने इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा जो भी बाकी पार्टीज हैं, उन पार्टीज का क्या राय था? हाँ, ठीक है भाई, उनका क्या राय था? जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन साउथ, दो पार्टीज हैं, यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन साउथ। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने डिसाइड किया नॉट टू बाइकॉट, डिसाइडेड नॉट टू बाइकॉट, हम इसको बाइकॉट नहीं करेंगे। देखो, कांग्रेस ने भी कहा बाइकॉट करेंगे, मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद अली जिन्ना जो कलकत्ता सेशन में हुआ था उसने भी कहा बाइकआउट करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग का सेशन जो लाहौर में हुआ था मोहम्मद शफी के अंडर, उसने कहा कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे। और
और यूनियनिस्ट इन पंजाब, जस्ट पार्टी इन साउथ, इन्होंने भी कहा कि हम इसको बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कांग्रेस के साथ इश्यूज थे, इनको मुस्लिम लीग के साथ इश्यूज थे, ये क्या चाहते, कुछ और चाहते थे। ओके, अब इसके अलावा क्या है, यही वो अब हम और एक चीज़ हैं, हमने पार्टीज का देखा, हमने इन लोगों का देखा, अब हम देखते हैं पब्लिक रेस्पॉन्स। पब्लिक का क्या ख्याल था, पब्लिक क्या कहती थी कि बाइकॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मैं यहां पर एक चीज बोलूं कि पब्लिक रेस्पॉन्स जो है वो भी अपोज में ही था। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि 3 फरवरी को Feb 3, 1928 में क्या हुआ, देखो 1927 में ये वहां पर पास हुआ नवंबर में, हाँ 1 नवंबर को अनाउंस किया, 8 नवंबर को पास हुआ। लेकिन इंडिया कब आया, इंडिया आया ये February 3, 1928। तो इसने लैंड कहां पर किया, दे लैंडेड इन बम्बई। जो ही वो बम्बई पहुंचे इस कमीशन के साथ, तो उन लोगों ने यहां पर क्या देखा, हड़ताल देखी, हड़ताल देखा, उन लोगों ने यहां पर बायकॉट के नारे देखे। हाँ, उन लोगों ने यहां पर बोला, साइमन गो बैक, आप वापस चले जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव वायलेटेड द प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमें आपकी ये राय वाय आपका प्रोविजन नहीं चाहिए। ओके, याद रखना। तो साइमन गो बैक, हाँ, हड़ताल्स वेर देयर। ओके, ब्लैक फ्लैग्स वेर अनफर्ल्ड, लहराए गए थे, कौन से, ब्लैक कलर के झंडे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, यहां मत आ जाओ, तुम जो भी करना चाह रहे हो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे सिस्टम के, हमारे कस्टम के खिलाफ है, हमें नहीं चाहिए आपका जो भी आपका प्रोविजन है। ठीक है, ये इस चीज में डिस्कस, ये इस पब्लिक का रेस्पॉन्स था, याद रखना, ये पब्लिक का रेस्पॉन्स था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, और एक चीज है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे, जो यहाँ के यूथ थे, उनमें क्या चीज उभर आई वो भी हम देखते हैं। यूथ्स एंड स्टूडेंट्स, याद रखना 2 चीजें हैं। जो यूथ थे यहां पे, कहां के इस टाइम पर, उनको क्या मिला, फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। याद रखना, यूथ्स और स्टूडेंट्स को क्या मिला, फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। ये पहली बार था जब यूथ्स बाहर निकल के आए, जब स्टूडेंट्स बाहर के निकल के आए, तो उन लोगों ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। हाँ, क्या यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद यूथ ही थे। तो फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्शन उसी टाइम पर हुआ जिस टाइम पर यहां पर साइमन कमीशन आया। अगर यही क्वेश्चन आया आपसे कि किस टाइम पर पहली बार यूथ ने पार्टिसिपेट किया या फर्स्ट टेस्ट ऑफ एक्शन यूथ एंड स्टूडेंट्स ने लिया, वो आप बोलना कि वो रिलेटेड था साइमन कमीशन के रिलेटेड। दिस विल बी द ऑप्शन एंड यू हैव टू मार्क द राइट वन। ओके, लेकिन जब यूथ ने दे टुक द फर्स्ट टेस्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज पॉलिटिकल एक्शन, तो उस वक्त उनका लीडर जो है वो कौन था, याद रखना, उस वक्त 2 ऐसे बंदे थे जो इस यूथ एंड स्टूडेंट्स के लीडर थे। वो थे जवाहरलाल, एक मिनट, वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। यही 2 थे क्या, इमर्जिंग लीडर्स ऑफ व्हाट, ऑफ यूथ्स। ठीक है भाई, जो यूथ्स को उस वक्त ऑर्गेनाइज कर रहा था, जो उस वक्त यूथ को तैयार कर रहा था, या उनका हेड कर रहा था, या लीड कर रहा था, वो 2 बंदे थे। एक था जवाहरलाल नेहरू और दूसरा था बोस, जिसको हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है भाई, जहां तक आपको पता होना चाहिए। मगर इससे क्या हुआ, यूथ्स आ गए, बहुत सारे लोग ने पार्टिसिपेट किए, तो इससे रिजल्ट हुआ इमरजेंस ऑफ ग्रुप्स। क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ ग्रुप्स। तो यहां पर ग्रुप्स बन गए, याद रखना, यहां पर क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए। अब उन ग्रुप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से यहां पर ग्रुप्स बन गए। फॉर एग्जांपल, पंजाब नौजवान भारत सभा, पंजाब नौजवान भारत सभा। ठीक है भाई,
ग्रुप्स यहाँ पर बन गए उस टाइम पर, जब ये यूथ का ये चल रहा था। पंजाब नवजवान भारत सभा उस वक्त बना, ठीक है। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज बन गई, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज बन गई। और भी एक चीज़ बन गई, आई विल राइट इट हियर, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज जब बन गई बहुत सारे बन गए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन से हिंदुस्तान सेवा दल, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हिंदुस्तान सेवा दल, ठीक है। ये बहुत सारे ग्रुप्स बन गए। तो ये ग्रुप्स कब बन गए? ये बन गए उसी टाइम पर जब यहाँ पर साइमन कमीशन का रोल था, ओके। लेकिन फिर क्या हुआ, इन ग्रुप्स ने क्या किया, इन ग्रुप्स ने इसको अपोज किया। जो ही अपोज किया फिर तो आप जानते ही हैं, फिर आर्मी आती है, फिर पुलिस आती है, तो पुलिस ने फिर रिप्रेशन किया। तो उस टाइम पर उस वक्त क्या हुआ, याद रखना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुलिस रिप्रेशन, ठीक है भाई। जब अपोज किया गया, उनको कुछ करने ही नहीं दिया, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो कंट्रोल कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ आर्मी और पुलिस। तो पुलिस रिप्रेशन हुआ। तो यहां पर हम लिखते हैं देयर वाज अ पुलिस रिप्रेशन, ठीक है भाई। पुलिस रिप्रेशन हुआ। तो पुलिस रिप्रेशन में क्या हुआ, पुलिस आई तो मारने लगी, पीटने लगी। तो सबसे पहले किनको पीटेंगे? जो लीड करेंगे। तो लीड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय था, बहुत सारे लीडर्स थे जिनको पिटाई बहुत ही पड़ी, ये बहुत मार खानी पड़ी, आई कैन से रादर, क्योंकि लीडर को हमेशा फेस बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, ओके। तो पुलिस रिप्रेशन जो है वो यहाँ पर उस टाइम पर हुआ था। तो क्या हुआ, एक था जवाहरलाल नेहरू एंड जीबी पैंट, ठीक है। जीबी पैंट जो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनको बहुत दे वर बीटन, आई कैन राइट, दे वर बीटन। कहां पर? इन लखनऊ। लेकिन और एक चीज घटना घटी इस टाइम पर, लाला राजपत, अगर आपने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय, उसने क्या किया? ही रिसीव्ड ब्लो ऑन हिज चेस्ट, अपने चेस्ट पर उसको लाठी का डंडा पड़ा, ठीक है। लाला लाजपत राय के जब वो नारे दे रहा था, अपोज कर रहा था, उसके सीने पर एक डंडा पड़ा, तो उसकी वजह से वो नहीं रहे, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब पुलिस रिप्रेशन हुआ तो किन किन को मार खानी पड़ी? जवाहरलाल नेहरू को, जीबी पैंट को, लाला लाजपत राय जो है रिसीव्ड ब्लो ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर उसको डंडा पड़ा, एंड द रिजल्ट वाज डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो जो लीडर्स होते हैं ये अगर मार खाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि इनको मार पड़ी, ये कुर्बानियाँ देते हैं, ओके, एंड दे गिव द सेक्रीफाइस फॉर द होल नेशन, ओके। इन लोगों ने अगर मार खाई है तो रिजल्ट था आपके सामने, 1947 आज़ादी हुई, पूरे हिंदुस्तान के लिए उन लोगों ने लड़ा, ठीक है भाई। अब इसके अलावा क्या है, लेकिन याद रखना उसको अक्टूबर में, ये डेट इज़ अक्टूबर, बट अक्टूबर यानी ब्लो जो है अक्टूबर था, लेकिन डेथ जो है वो फिर नवंबर में हुई थी 1928 में। 1928 में उसको वो फिर मर गए, ठीक है भाई, उसकी डेथ हो गई। अब कमीशन में क्या क्या चीज़ें थी वो हम देखते हैं। कमीशन जो उसमें रिपोर्ट्स थे, जो उसमें प्रोविजन्स थे, वो हम ज़रा देखते हैं कि उसमें क्या क्या था। मे बी यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कमीशन जो है, कमीशन रिपोर्ट जो है वो कब पब्लिश हुआ था और उसमें क्या कंक्लूजन था। कमीशन रिपोर्ट जो है, याद रखना, कमीशन रिपोर्ट जो है ये पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था मई 1930। इतना होने के बाद भी उन लोगों ने इसको पब्लिश किया। कब किया? 1930 इज द ईयर, मई 1930, जब इसको पब्लिश किया गया। तो अगर इसको पब्लिश किया गया था तो फिर कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन यानी इसमें कौन कौन से प्रोविजन थे वो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो पार्लियामेंट्री, याद रखना,
पहला प्रोविजन क्या था जो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, याद रखना प्रोविजन क्या था, कंक्लूजन में कह सकता हूं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो था, हाँ याद रखना, हैड नॉट बीन जस्टिफाइड येट, हैड नॉट बीन जस्टिफाइड येट, पूरी तरह से वो जस्टिफाइड नहीं हुआ। जो आपने कहा था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, अभी तक वो जस्टिफाइड नहीं हुआ। सेकंड आई कैन से कंक्लूजन जो है उन्होंने कहा डायरकी शुड बी एंडेड। क्या डायरकी जो हुई थी, डायरकी शुड बी व्हाट, शुड बी एंडेड, इसको खत्म करना चाहिए, डायरकी को खत्म करना चाहिए। अगर हम डायरकी को खत्म करेंगे तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर भी ये दिखा कि डायरकी शुड बी एंडेड एंड इन प्रोविंसेस पावर शुड बी हैंडेड ओवर टू, एंड इन प्रोविंसेस powers should be handed over to what, over to whom, question mark। डायरकी को हम क्या करना है, खत्म करना चाहिए, लेकिन प्रोविंसेस में पावर किसको करना चाहिए, हैंड ओवर टू मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। याद रखना, मिनिस्टर्स responsible to legislature। I will underline this point, this very important point, कि डायरकी हमें खत्म करनी चाहिए और प्रोविंसेस में हमें किनको हैंड ओवर पावर करना चाहिए, मिनिस्टर्स। मगर कौन से मिनिस्टर्स, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके, लेजिस्लेचर के रेस्पॉन्सिबल है। ओके, थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वाज नॉट सूटेबल, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वाज नॉट सूटेबल। याद रखना, जो यूनिटरी फॉर्म का क्या मतलब है, जब सेंटर ही कंट्रोल करेगी। जैसे कि आज अगर आप जे की बात करेंगे, जे से यूटी, तो यूनियन टेरिटरी है, तो यूनिटरी सिस्टम यानी कंट्रोल जिसमें सेंटर का ही रहेगा, ये ठीक नहीं था। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इट वाज नॉट सूटेबल, ठीक है। एंड कंट्री शुड अडॉप्ट फेडरल, कंट्री शुड अडॉप्ट फेडरल, ठीक है भाई। फेडरल सिस्टम इसको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूनिटरी फॉर्म जो है सेंट्रल का कंप्लीट कंट्रोल रहेगा, तो फिर स्टेट्स प्रोविंसेस क्या करेंगे, तो बेहतर ये है कि आप क्या क्या सिस्टम आप स्टार्ट करें। ये प्रोविजन था, इसमें फेडरलिज्म स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोविजन था कि इसमें क्या करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है, एवरीवन शुड बी गिवन राइट टू वोट, हर किसी को आप राइट टू वोट दे दो, उसका मतलब ये है। लेकिन इसमें क्या आया था वो आप सुनिए जरा, कि बोलते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूं यूनिवर्सल सफरेज का मतलब, यूनिवर्स का मतलब है हर किसी को दे दो। अगर इंडिया एज ए कंट्री है, हर किसी को वोट दे दो। फिर आप क्राइटेरिया रखते हो, एज शुड बी 18 ईयर्स, ठीक है, तो वो अलग चीज है। लेकिन आपको हर किसी को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, प्रॉपर्टी वाला हो ना हो, टैक्स वाला हो ना हो, एजुकेशन वाला हो ना हो, जो भी हो, लेकिन आपको हर किसी को क्या करना है, आपको ये देना है। लेकिन इसके अंडर क्या हुआ था, कहा गया कि जो यूनिवर्सल सफरेज जो है वाज नॉट पॉसिबल, वो मैं आपको मीनिंग बोल रहा हूं इसकी, लेकिन इसमें क्या हुआ था, वाज नॉट पॉसिबल, बट शुड बी एक्सटेंडेड। इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ग्रेजुअली को आहिस्ता आहिस्ता इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आहिस्ता आहिस्ता हम हर किसी को देंगे, ठीक है। अच्छा, जो ये सिस्टम ऑफ कम्युनल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वाज ऑफ कोर्स बैड। सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वाज ऑफ कोर्स बैड। ये ठीक नहीं था जो इसमें हो रहा था, जो इससे पहले हो रहा था, इसके बाद में भी आया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ठीक नहीं है, बट देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव, बट देयर वाज
नो ऑल्टरनेटिव, यहां पर कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि जो उस वक्त यहां पर सिस्टम चल रहा था उसके हिसाब से हमने क्या देखा कि यहां पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बगैर। ओके, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया। अच्छा, इसके अलावा क्या है ओके, थोड़ा सा मैं आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। तो इसके बाद भी क्या हुआ, 1930 के बाद भी क्या हुआ, और एक चीज घटना घटी, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बोलता हूं, कम्युनल अवार्ड के बारे में, जो आपने मे भी सुना होगा या मे नॉट भी, क्योंकि बहुत सारे नॉन बैकग्राउंड के हैं। तो जो कम्युनल अवार्ड है वो 1932 में हुआ था। क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले से ही थी? 1909 की बात हम करेंगे, जब सेपरेट इलेक्टोरस मिला। उसके बाद उसमें मुस्लिमों को मिला था। जब 1919 एक्ट आया तो इसने एक्सटेंड किया सिक्स को, इसने एक्सटेंड किया ये एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, ठीक है, क्रिश्चियंस को एक्सटेंड किया। तो कम्युनल अवार्ड जो है वो 1932 में आया था। तो किसके अंडर आया था? रामसे मैकडोनाल्ड, याद रखना, अंडर रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है भाई। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1932 में क्या हुआ था, ये कम्युनल अवार्ड आया था। तो इसमें क्या हुआ, इसने एक्सटेंड की। देखो ऑलरेडी अगर मैं 1909 की बात करूं तो मुस्लिमों को मिलता था। अगर मैं 1990 की बात करूं उसमें मुस्लिमों को भी था, मुस्लिमों को तो ऑलरेडी था, यहां पर मैं लिख रहा हूं मुस्लिमों को ऑलरेडी था, मुस्लिमों को ऑलरेडी था। लेकिन इसके अलावा सिक्स को मिला, इसके अलावा क्रिश्चियंस को मिला, इसके अलावा एंग्लो इंडियंस को मिला, इसके अलावा यूरोपियंस को मिला। ठीक है भाई, ये तो ऑलरेडी था। लेकिन जो ही मैकडोनाल्ड ने क्या किया, कम्युनल अवार्ड को बनाया 1932 में, इसे क्या हुआ, इसे मुस्लिम्स को मिलता था, सिख्स को भी मिला, क्रिश्चियंस को भी मिला, एंग्लो इंडियंस को भी मिला, यूरोपियंस को मिला, लेकिन साथ साथ में और एक सेक्शन को मिला जिसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास को मिला, इसको मिला। ओके, लेकिन जो ही डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरल मिला, ये हिंदू ही थे, ओके, ये माइनॉरिटीज में भी थे, ठीक है। ओके, इससे क्या हुआ, इससे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसको अपोज किया, डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस, गांधी जी डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस, इस पर क्या किया, इस पर अपोज किया, ठीक है, रिजेक्ट किया, बोला कि नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। चलो ठीक है, मुस्लिम्स को मिलती है माइनॉरिटी में, सिख्स को मिलती है, क्रिश्चियंस को मिलती है, एंग्लो इंडियंस को मिलती है, यूरोपियंस को मिलती है, लेकिन डिस्ट्रेस्ड क्लास को मैं ये होने नहीं दूंगा। तो इस पर गांधी जी ने क्या कहा, फास्ट अनटू डेथ। कहां पर, यजुर्वेदा जेल में, ठीक है भाई, सॉरी यारावेदा, यजुर्वेदा नहीं, यारावेदा जेल, जो कहां पर है, जो पूना में है, याद रखना, यारावेदा जेल इज इन पुणे। उसी जेल में उसने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि फास्ट अनटू डेथ, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तब तक, अगर जब तक इन लोगों ने वापस नहीं लिया। तो फिर उसे क्या हुआ, डिप्रेस्ड क्लास जहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम में थे, तो फिर एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड डिप्रेस्ड क्लास। आप तो जानते हो डिप्रेस्ड क्लास का जो हेड था वो था B.R. अम्बेडकर। तो डिप्रेस्ड क्लास एक साइड में था, दूसरी साइड में गांधी जी थे। इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। तो उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि हम इनको रिजर्वेशन देंगे, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हम इसको नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, याद रखना, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे। फिर क्या मिलेगा, इनको मिलेगा रिजर्वेशन इन सीट्स, इनको सीट्स मिलेंगे, रिजर्वेशन मिलेगी किनमें, सीट्स में मिलेगी, ना कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेगा। तो ये किस में हुआ था, ये हुआ था एग्रीमेंट जो था, ये था पूना एक्ट, ठीक है भाई, सॉरी पूना पैक्ट आप बोल सकते हो,
पूना पैक्ट। ये पैक्ट था, ये एग्रीमेंट था किनके दरमियान, गांधी जी और डिप्रेस्ड क्लास के दरमियान एक पैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। तो उस एग्रीमेंट में क्या किया गया, उसमें किया गया कि हम उनको नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, बल्कि इसके बदले में हम इनको रिजर्वेशन देंगे। जो आज भी आप देखते हो कि रिजर्वेशन जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। ओके अब इसे क्या हुआ, इसे जो अवार्ड है ये नलिफाई हो गया, ठीक है, नलिफाई हो गया जब इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। ओके, ये था कम्युनल अवार्ड के बारे में। तो 4 पॉइंट्स मैंने आपको ही बोले, तो उसके अलावा और भी क्या थी, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए बोला क्योंकि मे बी क्वेश्चन मत आ सकता है, तो इस बार मे बी वो मत डीप क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो 4 पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बोले थे, उसमें मैंने आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोला और उसी में मैंने आपको बोला कम्युनल अवार्ड के बारे में। अब हम 5th पॉइंट बोल रहे हैं। जो 5th पॉइंट क्या है, इसने सजेस्ट किया, किसने, कमीशन ने सजेस्ट किया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है और बलूचिस्तान जो है शुड गेट लोकल लेजिस्लेचर। सजेस्ट किया, सजेस्टेड दैट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है एंड बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है, ठीक है, शुड गेट लोकल लेजिस्लेचर। ये इसने सजेस्ट किया, इसमें प्रोविजन ये नहीं बनाया गया था ऐसे ही करना है, बल्कि सजेस्ट किया कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो हैं और जो बलूचिस्तान जो है शुड गेट लोकल लेजिस्लेचर। क्या क्या, शुड गेट लोकल लेजिस्लेचर। इनको क्या होना चाहिए, लोकल लेजिस्लेचर, अपना लेजिस्लेचर होना चाहिए। किसको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में, ठीक है भाई, ये इसी में हुआ था। और क्या हुआ था, और एक सजेशन था, और एक सजेशन थी, वो सजेशन ये थी कि जो सिंध जो है, सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम मुंबई। क्या, सिंध जो है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई, या उस वक्त मुंबई बोलते थे, हाँ मुंबई ही लिखेंगे क्योंकि उस वक्त यही वर्ड था मुंबई। और बर्मा, जिसको अगर आप म्यांमार बोलते हो, बर्मा जो है, बर्मा शुड बी सेपरेटेड। यहां पर हमने क्या लिखा, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई, बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से ही अलग होना चाहिए, इंडिया से ही अलग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका फिजिकल फीचर जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग है, फिजिकल फीचर्स अलग हैं। तो बर्मा हमें सेपरेट करना चाहिए, किससे, फिर अल्टीमेटली ये हुआ लास्ट में, ठीक है, लेकिन एक सजेशन थी। तो लास्ट में क्या था, इंडियन आर्मी जो है दे शुड बी इंडियनाइज्ड थ्रू ब्रिटिश फोर्स। इंडियन आर्मी जो है शुड बी इंडियनाइज्ड थ्रू ब्रिटिश फोर्स। जिस तरह ब्रिटिश फोर्स हैं उसी तरह ये इंडियनाइज होना चाहिए, ठीक है, कौन सी, इंडियन आर्मी। तो ये जो है इंडियन आर्मी जो है ये उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये इंडियनाइज होना चाहिए थ्रू ब्रिटिश फोर्स। तो ब्रिटिश फोर्स ही इनको ट्रेन करेगी, ब्रिटिश फोर्स ही उनको सिखाएगी, ब्रिटिश फोर्स ही जो सिस्टम है वो इंडियन सिस्टम में चला जाएगा, यानी उसी तरह वो भी ऑर्गेनाइज रहेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड वगैरह वगैरह स्ट्रैटेजी जो होंगी वॉर के लिए, वो ये सब होना चाहिए। तो ये किस कमीशन में हुआ था, ये इसी कमीशन में हुआ था। तो ये था रिगार्डिंग साइमन कमीशन, और इसमें जो कंक्लूजन था, इसमें जो सजेशंस थे, वो हमने सारी चीज़ें देखी हैं। जो आप ये 4-5 पॉइंट्स भी देखते हो, अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन आया इम्पैक्ट के बारे में, इम्पैक्ट, तो आपने देखा हो कि इम्पैक्ट पहले से ही मारा, यहाँ पर पीटा यहाँ पर कम्युनल अवार्ड, हाँ, और बढ़ गए वगैरह वगैरह। अगर आपको इम्पैक्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप उस हिसाब से भी आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो आने वाले लेक्चर्स में होंगे। थैंक यू वेरी मच।